हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने कहा था कि हम रेलवे के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो आरआरबी जेई की वैकेंसी इस साल या नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में आ सकती है, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी जेई से मेल खाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मशीन से। ठीक है, तो हम डीसी को लेकर चल रहे हैं यहाँ, डीसी मशीन को सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार लगा चुके हैं, फिर भी जेई के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे गए हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले होने वाले एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, और आप जानते हैं कि NS जो होता है आपका वो 120F/P होता है। ठीक है, तो यहाँ ये मत समझिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो हर प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्पीड आपको दी है 750। ठीक है, 120 आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, और पोल्स आपको कितने दिए हुए हैं 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग 50 हर्ट्ज के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो डिप्लोमा वालों को भी काफ़ी सहायता यहाँ मिल सकती है, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम तो डिप्लोमा वाला भी एप्लीकेबल होता है, तो भरता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लोडिंग के समय पर टर्मिनल वोल्टेज की क्या प्रक्रिया होती है, तो थोड़ा सा वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जानते हैं हम वी जो शंट जनरेटर केस होता है E=B+IR होता है ना। तो यहाँ पर जब डीसी शंट जनरेटर पर लोड को डाला जाता है, ठीक है, तो लोड करंट की बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। लोड करंट जैसे बढ़ जाएगा वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है आपके बाईसीटी एप्लीकेशन यानी कि यूथ की बुक से लिए गए हैं पूरे। ठीक है, यूथ की रेलवे की बुक आती है, उसमें से 3890 के करीब क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, थोड़ा सोचिए और आंसर बताइए। आंसर होगा इसका एक्साइटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या आपका, एक्साइटर, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका जनरेटर होता है उसको, उसके रोटर को हम डीसी देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटर। डीसी जनरेटर में प्रारंभ में क्या प्राप्त होता है, तो प्रारंभ में बताइए डीसी जनरेटर में क्या प्राप्त होता है प्रारंभ में। तो प्रारंभ में क्या प्राप्त होगा आपके, स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगी, एसी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एसी मिलती है, और इसी और कम्यूटेटर के थ्रू इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी जनरेटर की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द योक इन अ लार्ज डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। तो योक आपसे पूछा गया है कि योक काय का बना हुआ होता है, तो योक जो होता है आपका बना हुआ वो लार्ज डीसी मशीन के अंदर कास्ट सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कास्ट सिलिकॉन स्टील। और यहाँ पर अगर लार्ज की जगह स्मॉल डीसी मशीन की बात करते, स्मॉल डीसी मशीन की बात करते, तो उसका आंसर होता कास्ट आयरन। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बड़ी मशीन है तो कास्ट सिलिकॉन स्टील, और छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो डीसी शंट जनरेटर है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट, डिलीवर कर रहा है 195 एम्पियर लोड के अक्रॉस, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जनरेटेड ईएमएफ। आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। तो देखिए आप जानते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है V+IA शंट जनरेटर के केस में। ठीक है, और यहाँ फील्ड करंट आप जानते हैं अच्छे से BF1RF होता है ना, क्योंकि IA जो होता है आर्मेचर करंट वो हमारा शंट जनरेटर में IL+ISH होता है। तो यहाँ लोड करंट कितना है आपका, 195 है। ठीक है, 195 है, शंट करंट यानी कि फील्ड करंट है आपकी, तो वो कैसे निकालेंगे आप,
कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आर एफ से। ठीक है, तो वी एफ अपॉन आर एफ कितना है आपका, बी है आपका 250 और फील्ड का रेजिस्टेंस आपका कितना दिया है 50। तो यहाँ से कितना रहेगा 5 एम्पियर, तो प्लस 5 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। तो अब आपका आई ए यानी कि आर्मेचर करंट निकल गया है। अब क्वेश्चन ई जी में रख दीजिए, ई जी इक्वस टू 250 प्लस 200 और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.02, 2 to the 4 यानी कि 254 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन 8 पोल वेव कनेक्टेड मोटर आर्मेचर व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लैप बाउंडिंग होगा तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पोल्स के बराबर होते हैं और वेव बाउंडेड है तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जो है वो 2 के बराबर होंगे। तो ए इक्वस टू 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग। बताइए यहां पर क्या होगा, आंसर नंबर डी, आर्मेचर रेजिस्टेंस मैक्सिमम एंड फील्ड रेजिस्टेंस मिनिमम। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा कि आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या होता है, क्या क्या हम कंजप्शन या एजम्पशंस लगाते हैं इसमें कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा तभी हमारा स्टार्ट जो होगा वो कंट्रोलिंग में होगी और फील्ड रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेव वाइंडिंग का यूज किस लिए हम करते हैं बताइए। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है इस चीज़ को बताने के लिए E इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60 है। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये लैप बाइंडिंग में भी यूज़ होगा और वेव वाइंडिंग के लिए भी यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में आप जानते हैं ए की वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, और हमेशा लैप बाइंडिंग में ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा की अधिक होगी हमेशा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, हाई वोल्टेज और लो करंट। ठीक है, क्योंकि ए हमारा वेव बाइंडिंग में मिनिमम होता है एज कंपेयर टू लैप बाइंडिंग। डीसी शंट जनरेटर एक कैसी मशीन है बताइए। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीसी सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज का क्या असर होगा अगर लोड को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या होगा, यह पहले रेटेड वोल्टेज तक जाएगा और फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन मे डिक्रीज। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है बाद में, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना सीरीज जनरेटर का वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है मिनिमम यानी कि पुअरेस्ट माना जाता है। अगला बताइए, एक सिंपल मेथड आपको बताना है ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डीसी जनरेटर। कौन सा मेथड होगा वोल्टेज बढ़ाने का, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना जनरेटेड ईएमएफ का, तो यहाँ जनरेटेड ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। तो स्पीड बढ़ाएंगे जनरेटेड ईएमएफ ही हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप, अ कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेम्परेचर राइज, वोल्टेज ड्रॉप्स, ये तीनों कंसिडरेशन हम
लेंगे किसके अक्रॉस, पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन के अक्रॉस। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए डीसी मशीन में जो टॉर्क होता है वो आपका फॉर्मूला होता है K phi IA, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फ्लक्स और आर्मेचर करंट इंक्लूड होंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज आल्सो नोन एज। तो इसका आंसर क्या होगा, सेपरेट एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये जो सेपरेट एक्साइटेशन मशीन होती है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, स्मॉल मशीन्स में, ठीक है, स्मॉल मशीन्स में यूज़ करते हैं। अगला बताइए, फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स आर, ठीक है। तो इंटरपोल्स का जो फंक्शन होता है क्या होता है, nullify the reactance voltage and reduce the cross magnetization effect, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, the armature binding is connected to the external power source through a, किसके थ्रू जुड़ा होता है, बिल्कुल कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द EMF इंड्यूस्ड इन अ DC जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग एज। आर्मेचर वाइंडिंग किसकी होती है आपकी, AC की। AC आपको दिया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस इन अ DC जनरेटर। नेक्स्ट बताइए, For a DC machine, shunt resistance and armature resistance values are। अभी हमने देखा था ना, armature resistance value is high, okay, and the shunt resistance value is high and armature resistance value क्या होगी आपकी, लो होगी DC machine shunt resistance के लिए, ठीक है। DC machine के लिए shunt resistance की वैल्यू क्या होगी, हाई। और इसकी मैं वैल्यू अगर बताऊँ तो शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग कितना होता है, 100 ओम, ठीक है। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है लगभग 0.5 से 1 ओम। ये आपको ध्यान रखना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। शंट रेजिस्टेंस इज 100 ओम और आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 to 1 ओम। नेक्स्ट, द वेवफॉर्म ऑफ द आर्मेचर MMF इन DC मशीन इज। इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ट्रायंगुलर, ठीक है। DC मशीन में जो आर्मेचर MMF होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ओके। आर्मेचर MMF की बात हो रही है। अगर यहाँ पर फील्ड की बात होती ना, फील्ड के MMF की बात होती तो हमारा कैसा होता, रेक्टेंगुलर। ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। फील्ड के MMF की बात होती रेक्टेंगुलर, आर्मेचर MMF की बात हो रहा है तो ट्रायंगुलर, ओके। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका कौन सा होता है, एयर गैप में फ्लैट टॉप्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ध्यान रखना है, एयर गैप में फ्लैट टॉप्ड। नेक्स्ट बताइए, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज मोर इन, किस में इफेक्ट करेगा ज़्यादा, आंसर है आपका फील्ड बीकनिंग मेथड, ठीक है। आंसर इज फील्ड बीकनिंग मेथड। इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बताइए, द आर्मेचर ऑफ अ DC मशीन इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल सिलिकॉन स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस इन अ डीसी मशीन इज। तो अभी हमने ये चीज़ देखी है कि ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस जो होता है डीसी मशीन के अंदर वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको हम बीबीडी ऐसे कुछ लिखते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस को, जो कि प्रोपोर्शनल आपके आईआर होता है एक्चुअली में। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? करंट के। ब्रशेस इन अ डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द, बताइए। तो ब्रशेस हमारे कहाँ नॉर्मली प्लेस करते हैं? इंटरपोलर रीजन्स, ओके। नेक्स्ट, डीसी शंट जनरेटर हैज, देखिए शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपकी स्लाइटली ड्रूपिंग होती है, ओके। Which one of the following generators is used for charging batteries? The answer is shunt generator. Shunt generator हम बैटरीज को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। डमी कॉइल का यूज़ क्यों होता है डीसी जनरेटर के अंदर, बताइए। तो मैकेनिकल अनबैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए हम डमी कॉइल का यूज़ करते हैं। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि कई सारे पेपर और जो नए आते हैं उनको हम लगातार सॉल्व करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आपके लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मोस्टली थ्योरेटिकल ही आता है आपके आरआरबी में। तो आप इन क्वेश्चन को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हर 4 दिन 5 दिन में आपको एक नया वीडियो मिलता रहेगा। ये डीसी मशीन का है, तो डीसी मशीन में लगभग आप पेज देख पा रहे होंगे, यहाँ 154 लिखे हैं, तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ 154 लगभग क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अभी तक डीसी मशीन से। सबसे ज़्यादा सिंक्रोनस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ डीसी मशीन के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा डीसी जनरेटर है जो आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है? तो आंसर है इसका डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। आर्क जनरेटर के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड? तो ये कौन सा होता है आपका? सीरीज जनरेटर जो होता है आपका, उसका ना के बराबर टर्मिनल वोल्टेज होता है एट ओपन सर्किट या नो लोड पर। देखिए डीसी जनरेटर के अंदर क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसको रेफरिंग करता है? तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो रेफरिंग होती है वो आपकी फील्ड की होती है। आपने नाम भी सुना होगा, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। 0% रेगुलेशन किस जनरेटर का होता है? तो फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर का 0 वोल्टेज परसेंटेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर के अंदर स्पार्किंग जो अकर होती है एट द ब्रशेस किसकी वजह से होती है? तो वो होती है आपकी आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन की वजह से। The function of brushes in a DC generator is to, ब्रशेस का काम बताइए क्या होता है? ब्रशेस का काम होता है कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, आपसे सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग पूछी गई है, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? तो आप जानते हैं यहाँ क्या आएगा, P5NZ अपॉन 120, क्योंकि 60A होता है ना नीचे, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 62 जा 120। अगला बताइए, टोटल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है डीसी जनरेटर की, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसको डिफाइन करने के लिए
आप ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, द रिलेशन बिटवीन द नो लोड जनरेटेड ईएमएफ एंड द आर्मेचर करंट। इस प्रकार का फिगर आप देखते हैं, है ना। ये आपका क्या है, ईजी है और यहाँ आई है, ठीक है। ये आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी, द रिलेशन बिटवीन द नो लोड जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज बताना है आपको, किस लिए करते हैं हम। तो जहां पर आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएंगे वहां हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करेंगे कंपनसेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट, ब्रेक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज। एक ऐसी मेथड होती है ब्रेक टेस्ट, ये आपकी एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। एफिशिएंसी निकाली जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ब्रेक टेस्ट के थ्रू। और केवल स्मॉल मशीन के लिए हम ये ब्रेक टेस्ट यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोबारा से, फॉर्मूला आपको पता ही है, EG P5 NZ अपॉन 60A। इस बार आपको ध्यान रखना है लैब बाउंडेड है तो A हमारा पोल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो वैल्यूज सारी आप रख देंगे और बताओ आंसर कितना आएगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ सॉल्व करने पे 462 वोल्ट आएगा। सारी वैल्यू दी हैं, पुट कर देना। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर जो डिलीवर करते हैं उसकी कंडीशन आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, बैक ईएमएफ इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज अपॉन 2। अगला बताइए, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर कैसे एक्ट करता है। तो कैसे करता है, रेक्टिफायर के थ्रू, क्योंकि रेक्टिफायर आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करता है और डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर का यही काम होता है। अगला बताइए, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द कंपनसेटिंग बाइंडिंग इन अ डीसी मशीन। हमेशा कम होता है, ठीक है। इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इन अ डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल बाइंडिंग कनेक्टेड। तो पोल बाइंडिंग कैसे कनेक्टेड रहती है आपकी, आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में। An external resistance added in the field of a DC shunt generator will. Answer is decrease the voltage of the generator, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, या फिर शंट फ्लक्स के प्रोपोर्शनल। इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। बात हो रही है एक्साइटिंग कॉइल्स की। द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर बाउंड, किसके अक्रॉस होती है बाउंड, कहाँ होगी, पोल्स के अराउंड, ओके। पोल्स के अराउंड क्या होगी, हमारी एक्साइटेशन कॉइल्स जो होती हैं वो बाउंड होती हैं। अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू। तो अंडर कम्यूटेशन की बात हो रही है तो ट्रेलिंग एज की बात हो रही है, ठीक है। स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश। देखिए यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है चीज़ कि ये जो चीज़ है आपको पढ़ने के बाद
थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, जो भी आप इस कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, लेकिन बेहतर होगा पढ़ने के बाद आप आसानी से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और आंसर दें और इनकी PDF प्राप्त करें टेलीग्राम ग्रुप पर जाके। नेक्स्ट है, अगर DC जनरेटर में ब्रश को कुछ मात्रा में आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कि शिफ्ट कर दिया जाए, तो आर्मेचर जो रिएक्शन होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। पार्शली मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा और पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग और पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो जनरेट होने वाला MMF होता है वो कम हो जाता है और फ्लक्स का फैलना क्या कहता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। वैल्यू कम होगी तो डीमैग्नेटाइजिंग, और फ्लक्स अगर फैल जाएगा हर जगह, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। For a full pitch winding, the generated voltages in both coil sides are, okay, बताइए। तो इसका आंसर होगा exactly in phase। फुल पिच वाइंडिंग की बात हो रही है, इसीलिए आंसर क्या है, exactly in phase, बराबर होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन वेदर अ DC मशीन रन्स एज जनरेटर और एज मोटर। सेम डायरेक्शन कौन सी किसकी रहेगी, बताइए। इंड्यूस्ड EMF की, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट when, आंसर क्या होगा, reluctance seen by the working MMF varies। The MMF produced by interpole is proportional to, हमने देखा था MMF का फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है, N इंटू IA। तो IA क्या है आपका, आर्मेचर करंट। थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल का आप देखेंगे रिलेशन, तो थीटा जो आपका इलेक्ट्रिकल होता है वो क्या होता है, P/2 ऑफ थीटा M, ठीक है। और थीटा, इसको उल्टा करेंगे तो थीटा M क्या होगा, 2 थीटा E अपॉन पोल्स। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका कैसा है, सेम फॉर्मूला आपको P/5 अपॉन 60A लगाना है, ठीक है। इसमें करते क्या है, जो 51 स्लॉट्स होते हैं ना, Z जो है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है Z पे, 51 इंटू 24। बाकी सारी वैल्यूज दी हैं, पोल्स दिए हुए हैं, फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड आपको निकालना है, ठीक है, स्पीड आपको निकालना है, जनरेटेड EMF दिया होगा, ठीक है। और A क्या है आपका, वेव बाउंड है, तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। सारी वैल्यूज रख देना है। नेक्स्ट है, द पोलैरिटी ऑफ अ DC जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, ठीक है। पोलैरिटी की बात हो रही है, तो आंसर होगा आपका रिवर्सिंग द फील्ड करंट। फील्ड करंट को रिवर्स करने पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। 4 पोल की DC मशीन क्या कहती है, आपको पता है। कोई भी पोल्स की बात कर रहे हैं तो वो ऑल्टरनेटिव पोल्स होंगे, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ 4 पोल DC generator provided with a 2-layer lap winding with 16 coils, the pole pitch will be। पोल पिच आपसे पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टोटल कंडक्टर्स कितने हैं, ठीक है। टोटल्स कंडक्टर कितने हैं, 16 कॉइल है, 2 लेयर है, तो 32, ठीक है। और
पोल पिच आपसे पूछी गई है। पोल पिच क्या होता है? कंडक्टर की संख्या कितनी निकाली है आपने? 32 निकाली है। तो पर पोल कितनी है? 4 है। आंसर क्या होगा आपका? 8। तो 8 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला बताइए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या रिजल्ट शो करता है? आपको ध्यान रखना है, लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन और ट्रेलिंग पोल पे पे मैग्नेटाइजेशन। एक जनरेटर के केस में है, याद रखना है ये चीज। डीसी जनरेटर में इंटरपोल की पोलरिटी के बारे में बताइए। पोलरिटी सेम होगी जैसा जैसा उसका मेन पोल होगा। डीसी जनरेटर नो लोड पे एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज। देखिए नो लोड की बात हो रही है, तो एयर गैप की जब हम बात कर रहे थे वहां पर, तो कैसा आना चाहिए? फ्लैट टॉप्ड। फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर का मतलब क्या होता है? फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है बताइए? फ्लैशिंग में क्या होता है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्रिएटेड होता है, ठीक है, बाय अ डीसी सोर्स। तो क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय अ डीसी सोर्स आपका आंसर होगा। द सीरीज फील्ड ऑफ अ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, बताइए। आंसर इज लोड करंट। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन अ डीसी मशीन? कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें पोल शू का? साफ दिख रहा है, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना पोल शू का फंक्शन नहीं है। अगर टी थिकनेस है लैमिनेशन की, तो एडी करंट लॉस बताइए। आप जैसे जानते हैं एडी करंट लॉस का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? पीई लैम्डा बी स्क्वायर मैक्स बी एम स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं बी एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा आपका? टी स्क्वायर। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर इज द स्पीड बिलो बेज। आप जानते हैं क्रिटिकल फील्ड से भी अगर उससे कम यहाँ पर स्पीड चली जाएगी तो जनरेटर अपना वोल्टेज जो है वो डेवलप कर ही नहीं पाएगा। पोल पिच क्या होता है? इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। विच लॉस इन अ डीसी जनरेटर सिग्निफिकेंटली वेरी विथ द लोड करंट? तो जानते हैं आप कॉपर लॉसेस होगा, ठीक है, कॉपर लॉसेस आपके वेरी करते हैं। वन सेकेंड, the brushes and DC machines are made of carbon। कार्बन के बने होते भाई, बताइए। बिल्कुल, टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ अ कम्यूटेटर। कार्बन ब्रशेस पर चिंगारी यानी कि स्पार्किंग जो होती है उसकी स्थिति में क्या करना चाहिए? कम्यूटेटर को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। डीसी जनरेटर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आप जानते हैं सभी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटरपोल जो होते हैं उनका यूज़ क्या है? इंटरपोल का यूज़ क्या है अभी हमने पीछे भी देखा था इसका, ठीक है। तो इंटरपोल्स का जो नलीफाई करता है एक तो रिएक्टेंस वोल्टेज, और यहाँ पर कम्यूटेशन जो होता है वो बहुत स्मूथली मिलता है हमें। सो स्मूथ कम्यूटेशन के लिए हम यहाँ पर इंटरपोल का यूज़ करते हैं। अगर देखिए जनरेटर वोल्टेज बना नहीं पा रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए नहीं बना पा रहा है तो आर्मेचर स्लो घूम रहा है, ठीक है, आर्मेचर का रोटेशन क्या है? कम है। बेल्डिंग जनरेटर में हम यूज क्या करेंगे? बताइए।
कौन सा वेल्डिंग जनरेटर क्या यूज़ करते हैं हम, तो लैप बाइंडिंग यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई करंट की आवश्यकता होती है ना जब वेल्डिंग करते हैं, इसीलिए। In which type of compound generator the terminal voltage rises with application of load so that its full load voltage exceeds its no load voltage, ठीक है। तो इस आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जनरेटर में जो लोड के इस्तेमाल के कारण टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है ताकि उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाए। तो क्या होगा ये, ओवर कंपाउंड के केस में होता है ना। देखिए यहाँ आपको डायग्राम जब आप पढ़ते होंगे इस वाले का डायग्राम, तो ऐसे हमने डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द ओवर कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ फ्लैट कंपाउंड मिलता है, फ्लैट, यहाँ अंडर कंपाउंड मिलता है आपको, और इन दोनों के बीच में आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मिलता है। और टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में एक ग्राफ होता है। अगला, अगर नंबर ऑफ पोल्स इन लैप माउंट डीसी जनरेटर को डबल कर दिया जाए तो जनरेटेड ईएमएफ के साथ क्या होगा। देखिए आप P500/60 लगा दीजिए, ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हार्मोनिक्स इन अ जनरेटर आर डेवलप्ड ड्यू टू, हार्मोनिक्स कब होंगे, जब कोर में सैचुरेशन आ जाएगा। What will be the approximate value of the open circuit voltage if a 220 volt generator is run at full speed without any excitation? Option is 2 volt, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 220 वोल्ट का जनरेटर है और किसी भी एक्साइटेशन के बिना फुल स्पीड पर चलाया जा रहा है, तो ओपन सर्किट यानी कि ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है उसका जो मान होगा वो 2 वोल्ट होगा, क्योंकि फील्ड क्या है, ओपन सर्किटेड है। और जो रेजिडुअल वोल्टेज की भी वैल्यू आप ध्यान रख लेना, रेजिडुअल वोल्टेज जो होगा ना इस केस के अंदर वो 3 से 5% होगा रेटेड वोल्टेज के। अच्छा, 2 वोल्ट आपका आंसर है यहाँ। अगला, तो डीसी सीरीज जनरेटर हैं, पैरेलल में रन कर रहे हैं, इक्वलाइजर बार विल बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू, तो इक्वलाइजर बार का यूज़ क्यों करते हैं हम, जिससे कि इक्वल करंट पास हो टू द लोड बाय 2 सिमिलर मशीन्स। नेक्स्ट, आई हैव टू गेट माई ऑटोमोबाइल बैटरीज चार्ज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच जनरेटर शुड आई प्रेफर। तो जब भी हम बैटरी चार्जिंग की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में शंट जनरेटर आ जाना चाहिए, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लैप बाइंडिंग रिजल्टेंट पिच क्या होगा, ठीक है। तो लैप बाइंडिंग के केस में रिजल्टेंट पिच का आंसर क्या होगा आपका, डिफरेंस इन बैक और फ्रंट पिचेस। तो यहाँ पर रिजल्टेंट पिच क्या होती है, प्रथम जो फर्स्ट कॉइल जो होती है, ठीक है, सेकंड कॉइल से थोड़ी डिस्टेंस पे रखी हुई होती है, उन्हीं कॉइल्स और पिचेस की डिफरेंस जो होती है दैट इज द रिजल्टेंट पिच। इन अ डीसी मशीन ऑन नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, नो लोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपकी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि GNA से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है, नो लोड की कंडीशन। What do we call a binding when the ends of a coil are joined to a commutator wire at a distance of 1 pole pitch? कौन सा होगा, that is the wave winding, ठीक है। वेव वाइंडिंग को हम इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो काउंटर ईएमएफ क्या होता है डीसी मोटर का, तो मोटर पे आ चुके हैं, तो मोटर पे यहाँ पर काउंटर ईएमएफ की बात हो रही है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन एनर्जी कन्वर्जन, तो जो काउंटर ईएमएफ है वो हमें मदद करता है एनर्जी कन्वर्जन में।
देखिए आपको ग्राफ भी दिए जाते हैं और ग्राफ में से पता लगाया जाता है किस प्रकार का जनरेटर है आपका। दिख रहा है आपको यहाँ शंट और सीरीज दोनों कॉइल दिख रहे हैं आपको। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज रिवर्स्ड बाय। तो देखिए अगर आप आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर के भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा रोटेशन। डीसी मोटर में लीडिंग पोल टिप्स फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, लीडिंग पोल टिप है इंक्रीज। क्या होगा अगर फील्ड वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए एक्सीडेंटली एक रोटेटिंग डीसी शंट मोटर से। मोटर काफ़ी डेंजरसली स्पीड पकड़ लेगी। ओके, मोटर विल रन डेंजरसली। हैवी ड्यूटी स्टील वर्क्स क्रेन्स हैविंग वाइड लोड वेरिएशंस आर इक्विप्ड विद। आंसर इज डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि यहाँ हाई टॉर्क हमको मिल जाता है। फील्ड बीकनिंग कंट्रोल मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, तो जब रेटेड स्पीड से ज़्यादा की बात होती है then we use field beaconing control method. नेक्स्ट है फ्लक्स इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर। तो फ्लक्स कहाँ मैक्सिमम मिलेगा हमें, लीडिंग पोल टिप पे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के बारे में क्या यहाँ पर सही है, इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो थोड़े मोटे यानी कि थिकर वायर की बनी होती है और टर्न्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। एनर्जी को सेव करने के लिए ब्रेकिंग, कौन सी ब्रेकिंग होती है जो एनर्जी सेव करती है, कौन सी ब्रेकिंग हम यूज़ करेंगे, रीजनरेटिव। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। अगर फ्लक्स 0 जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो स्पीड होती है वो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। EVP 500/60 वहाँ से हम निकाल ले सकते हैं। डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट टॉर्क लोड ड्राइव कर रहा है, एक एडिशनल रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं आर्मेचर सर्किट के अंदर। स्पीड क्या होगी मोटर की, स्पीड क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला वही, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगला है डीसी सीरीज मोटर टॉर्क डेवलप कर रहा है 20 न्यूटन मीटर का, 3 एम्पियर का लोड करंट है। अगर उसको बढ़ा दिया जाए 6 एम्पियर तक तो टॉर्क क्या होगा। देखिए सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर में आप जानते हैं कि टॉर्क जो होती है वो I² के प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। तो T1/T2 रेशियो फॉर्म हम लगाएंगे I1² और T1 आपका कितना है 20 है, T2 आपको निकालना है और यहाँ 3/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 80। ये फिगर आपको बताना है। ठीक है, कि क्या डिनोट कर रहा है, बताइए कौन सी मोटर है आपकी। तो टॉर्क आपको I² के प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, तो ये सीरीज मोटर को शो कर रही है। 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर नो वोल्ट कॉइल यानी कि एनबीसी जो पॉइंट होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, तो नो वोल्ट कॉइल होता है वो आपकी शंट फील्ड के सीरीज से कनेक्टेड रहता है। द डीसी शंट मोटर इज यूज्ड इन, शंट मोटर कहाँ यूज होती है, लेथ मशीन में। कितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स को हम विल बी इन द टर्मिनल बॉक्स ऑफ अ डीसी लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, कितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स होंगे 6। ठीक है, तो डीसी आपकी जो लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसमें 6 टर्मिनल हम यूज़ करते हैं। अगला बताइए
विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर ड्राइविंग कंप्रेसर, वेरिएबल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रोटरी प्रेसेस, सर्कुलर सो और एलिवेटर्स। तो इन सब के लिए कौन सी मोटर का हम यूज़ करते हैं? तो वो है आपकी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। If the speed of DC motor increases with low torque, then it is a, बताइए। आंसर इज डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, क्योंकि इसको देखिए, हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जानते हैं कि दोनों शंट और सीरीज में डिफरेंस रहता है, और हम जानते हैं एन प्रोपोर्शनल होता है फाई के, और तो ये कैसा होता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी, इस प्रकार से होता है। ठीक है, जब डायनोमो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो क्या कहलाता है? आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मोटर। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है डीसी मशीन के अंदर होता है। द शंट मशीन इज रन एज अ, आंसर इज शंट मशीन कैसे रन करेगी आपकी? मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। फॉर डीसी मोटर्स मैग्नेट्स इज प्रेफर्ड। कौन से मैग्नेट्स हम प्रेफर करेंगे? टंगस्टन स्टील। ठीक है, डीसी मोटर मैग्नेट्स के लिए हम टंगस्टन स्टील की प्राथमिकता को देंगे। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर, तो ये वैल्यू इसे याद रखना है आपको, 0.5। फील्ड फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड टू अचीव। तो अगर स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा है तो हम अचीव कर सकते हैं। क्या होगा अगर सप्लाई टर्मिनल्स इंटरचेंज हो जाए डीसी शंट मोटर की? देखिए, मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे ही हमारी रोटेट कर रही थी वैसे ही करेगा। बताइए अगला, व्हाई इज द एयर गैप बिटवीन द योक एंड द आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर केप्ट स्मॉलर? तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम डीसी मशीन के अंदर एयर गैप को कम रखते हैं। इन डीसी मोटर वेयर डज आयरन लॉस अकर? आयरन लॉस आपके आर्मेचर में होंगे। Speed of a DC shunt motor is required to be more than full load speed. This is possible by, तो इसका आंसर होगा reducing the field current। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, in a DC shunt motor if the terminal voltage is reduced to half and torque remains the same, तो क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी को देखिए, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, और आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज जो होता है वो आपका इस प्रकार होगा। ठीक है, तो वोल्टेज टर्मिनल को आधा करोगे तो ये सब भी आधे हो जाएंगे। और टॉर्क क्या होता है, के फाई आई है। ठीक है, एन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। सो फ्लक्स आधा होगा तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? ठीक है, आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, सो स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आर्मेचर करंट डबल होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, आंसर इज स्क्वायर ऑफ इट्स आर्मेचर स्पीड। In case of DC shunt motors, the regenerative braking is employed when the load की जब overhauling characteristics होगी तो regenerative braking को employed किया जाएगा। Next है कि in which of the following method of speed control of DC series motor field ampere turns are adjusted in step by varying the number of turns included in the circuit? देखिए, यहाँ होता है टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है,
तो यहाँ पर भी इस मेथड में क्या होता है कि जो फील्ड होती है उसको टैपिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ सीरीज़ में ही इस फील्ड को कनेक्ट किया जाता है मोटर से, और मोटर जो होती है वो बहुत मिनिमम स्पीड पे रोटेट करती है। 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर। 3 पॉइंट स्टार्टर हम बोथ शंट और कंपाउंड मोटर में यूज़ करते हैं। देखिए 150 किलोवाट की एक मोटर है जिसकी एफिशिएंसी है आपको दी है 90%। जब ये ऑपरेट करेगी फुल लोड पे तो लॉसेस आपको निकालने हैं। काफ़ी सिंपल है ना, क्योंकि एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। तो यहाँ 0.9 और आउटपुट पावर कितना आपका 150, और पी इन आपका निकल जाएगा कितना, पी इन आपका सॉल्व करने पे लगभग 166.6 निकलेगा, ठीक है। और लॉसेस क्या होता है आपका, क्या होता है इनपुट माइनस आउटपुट, तो 166.6 माइनस 150, आंसर कितना रहेगा 16.66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगर लोड करंट और फ्लक्स जो है कांस्टेंट है और वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसको 10% बढ़ा दें तो स्पीड के साथ क्या होगा, तो स्पीड भी आपकी 10% बढ़ेगी, ठीक है। फ्लक्स कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है, फ्लक्स कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, E=P⁵NZ/60 है। सेम फॉर्मूला हर चीज़ में एप्लीकेबल है। यहाँ पर कौन सी डीसी मोटर है जो कि हैज़ गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर की, ठीक है। अगर हम इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें तो एयर गैप जो डीसी मोटर के अंदर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मान जैसे मीन होता है इंडक्शन मोटर में कम इसलिए होता है और डीसी मोटर में ज़्यादा होता है। लगभग एयर गैप की बात करें कंपैरिजन की तो 20% आप वैल्यू याद रख सकते हैं, 20% वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे कि ज़्यादा होता है। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल इज़ बेसिकली क्यों, तो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल आपकी एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। मैक्सिमम एंड प्ले ऑफ अ मोटर इज अबाउट, तो मैक्सिमम एंड प्ले जो होता है वो 0.4 mm का होता है। द वेरिएबल रजिस्टर शंटिंग द फील्ड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड, तो दैट इज द फील्ड डाइवर्टर। ओके, वेरिएबल रजिस्टर शंटिंग द फील्ड, दैट इज द फील्ड डाइवर्टर। देखिए स्पीड कंट्रोल वाई वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन अ डीसी मोटर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो केवल कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। एक डीसी सीरीज मोटर है इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी, देखिए टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा ना वो आपका पल्सेटिंग हो जाएगा और यूनिडायरेक्शनल। फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर गिव्स, क्या करेगा, फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर क्या प्रोवाइड करेगा, आपका कांस्टेंट पावर यानी कांस्टेंट किलोवाट ड्राइव। नेक्स्ट बताइए, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर करंट कैसा होगा, तो स्टार्टिंग में करंट हमेशा हाई होता है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा ब्लोअर और फैन के लिए मोटर यूज़ करते हैं, तो डीसी शंट मोटर को हम ब्लोअर और फैंस के लिए यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, टोटल आपको लॉसेस पूछे गए तो इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। आपके जो 20 + 300 + 110, ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट लॉसेस मिल जाएंगे। कांस्टेंट लॉसेस पूछा गया आपका, ठीक है। यहाँ स्थिर हानि यानी कि कांस्टेंट लॉसेस पूछे हैं, तो ये 3 को ऐड करोगे तब आपको कांस्टेंट लॉसेस मिल जाएंगे। डीसी मोटर अगर फ्लक्चुएट हो रही है यानी कि झटके से स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी जो मोटर है, ठीक है, यहाँ पर
दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टर का जो टर्मिनल होता है ना, कॉन्टैक्ट जो टर्मिनल आपका जो कनेक्टेड रहता है वो थोड़ा सा खुरदरा हो जाता है, ठीक है। इसी सीरीज मोटर में आर्मेचर कॉइल्स आर यूजली कनेक्टेड टू कम्यूटेटर थ्रू, किससे कनेक्टेड रहेगा बताइए, रेजिस्टेंस से, ठीक है। आंसर इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ डीसी मोटर्स आर एस्टेब्लिश्ड, द एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर में जो कंडीशन होती है वो 50% से कम की होती है। देखिए, एक फेस प्लेट स्टार्टर होता है, हम क्यों पर्पस करते हैं इसका, तो डीसी सीरीज मोटर में यूज होता है। इस फिगर को आपको देख के बताना है क्या दर्शा रहा है आपका। तो फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी रियोस्टेटिक ब्रेकिंग को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि आर्मेचर टर्मिनल्स जो होते हैं ना उनको ओपन कर दिया जाता है और जो चेंज वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना उसको अक्रॉस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, और आर्मेचर टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। The ratio of starting torque to full load torque is least in the case of, तो द रेशियो जो है स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का सबसे कम किस में होता है, शंट मोटर के अंदर। क्यों, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5i है और शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो मिनिमम होगा क्योंकि करंट इसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए आंसर इज शंट मोटर। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं, स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, कम्यूटेशन कंडीशन आर एट फुल लोड फॉर लार्ज डीसी मशीन कैन बी एफिशिएंटली चेक्ड बाय द, कम्यूटेशन कंडीशन कैसे चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप होप-किन्सन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। होप-किन्सन टेस्ट आपका आंसर है। अगला बताइए, अगर रेटेड स्पीड है डीसी शंट मोटर की 1050 आरपीएम और उसको हम 1200 आरपीएम पे मूव कराएंगे तो स्पीड कंट्रोल कौन सा यूज़ करेंगे, तो होगा फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड अप ऑफ, बताइए, कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने हुए होते हैं। द ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द, ब्रशेस कैसे आप रखेंगे, तो कम्यूटेटर इन द पोलर एक्सिस। नेक्स्ट है, एमएमएफ प्रोड्यूस बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हैं अच्छे से, यहाँ आंसर क्या होगा, आर्मेचर करंट N इंटू IA। विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड्स फॉर स्पीड कंट्रोल, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट मेथड किसके होते हैं, शंट मोटर के। अगला है, व्हाट डज द नॉमिनल पावर प्रिंटेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर सिग्निफाई, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट पावर एट द शाफ्ट, वही तो हमको मोटर पर दर्शाता है कि कितने आपकी वॉट की यहाँ पर मोटर है। नेक्स्ट है, फॉर अ डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी, तो दैट इज द इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी, तो यहाँ मिनिमम एफिशिएंसी कौन सी आपकी देगी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है, जैसे कि आपके थ्योरेटिकल भी आपका डेवलप हो जाएगा इन क्वेश्चनों को पता, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो थ्योरेटिकल भी आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रेफर्ड, कौन सा मेथड हम प्रेफर करेंगे, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है, द लोड करंट एंड द फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर आर केप्ट कांस्टेंट इफ द सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 20%, स्पीड विल, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी 20%। सेम E P5NZ/60 प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली दोनों। 100% इंडक्टिव शंट कंपनसेशन है, तो वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट किसके लिए होगी, तो फ्लैट किसके लिए होगी, आपकी जीरो लोडिंग ऑफ द लाइन। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर्स फॉर लार्ज साइज
डीसी मशीन आर कैसे होंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर लार्ज डीसी मशीन के रेक्टेंगुलर, हमने देखा था शुरू के क्वेश्चनों में था, और स्मॉल मशीन के लिए ट्रायंगुलर। डिसएडवांटेज बताने आपको मशीन कम्यूटेशंस के, तो डिसएडवांटेज ऑफ मशीन कम्यूटेशंस क्या होते हैं आपके, एक तो साइज बढ़ जाता है और स्पीड में थोड़े चेंज आने लगते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा। वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद, वेरिएबल स्पीड कैसे नहीं मिलेगी बताइए, सॉफ्ट स्टार्ट कंट्रोलर से, ठीक है, इससे हम वेरिएबल स्पीड नहीं प्राप्त कर पाते। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिजाइंड टू हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, तो अभी हमने देखा था आंसर क्या होगा, फुल लोड पे हम इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। योक जो होता है स्मॉल डीसी मशीन के लिए, ठीक है, वो किसका बना हुआ होता है, तो कास्ट आयरन का। द फील्ड ऑफ अ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड वाई, तो आंसर इज वाई इट्स ओन करंट, ठीक है। तो EV/V जो रेशियो होता है वो आपकी एफिशिएंसी को शो करता है। इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर्स ऑफ अ DC मोटर्स, तो कैसे होते हैं, EMF तो हमेशा आपका कैसा होगा, साइनोसोडल। तो ये थे आपके लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस जो कि RRB JEE में DC मशीन के द्वारा पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो यूथ पब्लिकेशन से लिए गए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, आगे आपको ये सहायता करेंगे।